तो दोस्तों अर्ली 90s की बात है, जब यूगोस्लाविया जो एक देश था पहले, वो 6 अलग अलग देशों में बढ़ गया था अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जो कि नेशनलिज्म पे बेस्ड थे, उनके कल्चर्स पे बेस्ड थे और सबसे बड़ा उनके लैंग्वेज पे बेस्ड थे। और जब उसका ब्रेकअप हुआ तब वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स ने उसका नाम दिया बॉल्कनाइजेशन, क्योंकि वहाँ के लोगों को बॉल्कन्स कहा जाता है और वो बॉल्कन कल्चर फॉलो करते हैं। और ठीक उसके कुछ सालों बाद पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने एक और थ्योरी दी जो कि थी इंडिया के बारे में। उन्होंने कहा जैसे कि बॉल्कन कंट्रीज़ का ब्रेकअप हो गया है अलग अलग कंट्रीज़ में उनके लैंग्वेज की वजह से, उनके कल्चर की वजह से और उनके राष्ट्रवाद की वजह से, उसी तरह इंडिया का भी ब्रेकअप हो जाएगा। इंडिया भी बहुत सी अलग अलग कंट्रीज़ में बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज हैं और कल्चर्स हैं। बट क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये तो बहुत रिसेंट इंसिडेंट हो गया। इंडिया के ऊपर कितने सदियों से हमला हो रहा है यार। इंडिया को कितने बार कॉन्कर करने की कोशिश की गई है हम सब जानते हैं। पहले हुन्स ने करा, फिर मंगोल्स ने करा, फिर ग्रीक्स ने करा, फिर मुगल्स ने करा और फिर आए अंग्रेज। हालांकि ये सब के सब इंडिया को आके सिर्फ लूटते थे, कोई भी यहाँ पे बस नहीं पाया। मुगल्स ने बहुत कोशिश करी मगर उनको भी इंडियंस ने अपनी तरह बना दिया। बसने से मतलब होता है अपने कल्चर को किसी और कंट्री में इस्टेब्लिश करना और वहाँ के इंडिजिनस लोगों को अपनी तरह रहने के लिए मजबूर करना। इंडिया में कोई नहीं कर पाया, सब इंडिया को लूट के चले गए। और फिर आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने भी इंडिया को बहुत लूटा मगर वो भी यहाँ पे बस नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश करी इंडिया की एजुकेशन चेंज करने की, इंडिया के लोगों को चेंज करने की, इंडिया के हैबिट्स को चेंज करने की, मगर नहीं कर पाए। उनको आखिरकार इंडिया से जाना ही पड़ा। और फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया को ब्रेक करने के लिए नॉर्थ और साउथ की थ्योरी दी गई कि नॉर्थ इंडिया तो बहुत ज़्यादा गरीब है, अनडेवलप्ड है और सदर्न इंडिया वेल एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ऐसा होगा इवेंचुअली इंडिया 2 भागों में बट जाएगा आगे जाके। मगर क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं। इनफैक्ट इस पर इकबाल की जो गज़ल है या शायरी है वो बहुत फिट बैठती है कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, यूँ तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बट द पॉइंट इज़ कि मैं आपको ये सब बातें बता क्यों रहा हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रैट रेस मंडेज। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इज़ इंडिया ए फेल्ड स्टेट। तो ये टॉपिक पहली बार तो राइज हुआ क्यों? क्योंकि रिसेंटली अभी काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं इंडिया के अंदर जो कि बहुत कंसर्निंग थे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंडिया के डेवलपमेंट को लेके और इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लेके। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा ट्रैवल यूट्यूबर भी इंडिया में आया था जिसको आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो उसका नाम है बॉल्ड एंड बैंकरप्ट। उसने बहुत से कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है मगर स्टार्ट इंडिया से किया था और वो लगभग 6 या 8 साल बाद वापस इंडिया आया था कुछ टाइम पहले। और उसने अपनी वीडियो में ये बताया कि इंडिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है। जब उसने लास्ट टाइम विजिट किया था तब से लेकर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब के सब वैसे ही हैं। लोगों का एटीट्यूड वैसा ही है, लोगों का कल्चर, लोगों का रवैया वैसा ही है। जो गंदगी है इंडिया के अंदर वो भी बिल्कुल वैसी ही है। कोई क्लिनलीनेस नहीं है, ट्रेन्स टाइम पे नहीं आती है, लोग कहीं भी डेफिकेट कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, साउंड पोल्यूशन है। साउंड पोल्यूशन वाज द बिगेस्ट हाईलाइट। एंड ही ऑल्सो सेड इन हिज वीडियो कि उसको ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ ए फेल्ड स्टेट। उसने ये बोला कि इंडिया के लोग ठीक हैं मगर इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ ए फेल्ड स्टेट। जैसे कि बहुत से फेल्ड स्टेट हैं मगर वहाँ पर लोग भी बुरे होते हैं, बट इंडिया में लोग अच्छे हैं, हालांकि इंडिया एक फेल्ड स्टेट है। और मैं उसके स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री या डिसएग्री नहीं करता और ना ही मुझे पता है कि उसका क्या इंटेंशन था इसको बोलने के पीछे या फिर कोई इंटेंशन था भी या नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि वाई डोंट वी डिस्कस इज़ इट रियली ट्रू और नॉट। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं इंडिया के अंदर जो कि इस क्वेश्चन को रेज़ करते हैं और वो इंसिडेंट्स काफ़ी कंसर्निंग भी थे। अभी तो मैं खैर अपने ऑफिस पहुंचने वाला हूं तो मैं बाकी की बातें आते वक्त करूंगा। सो एज आई वाज सेइंग कि एक जो इंटरनेशनल ट्रैवल यूट्यूबर है काफ़ी बड़ा यूट्यूब पे, उसने रिसेंटली इंडिया को विज़िट किया था और इंडिया के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहा अकॉर्डिंग टू इंडियन पीपल। हालांकि उसने तो वही बोला कि जो उसको दिखा इंडिया के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। बस अब बात यह है कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमें इसकी बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और कोई एक बाहर का ट्रैवलर और या यूट्यूबर इंडिया में आके कुछ बोल देता है इंडिया के बारे में तो उससे हमें इतना फर्क क्यों पड़ता है? अब ये बात कुछ कंसर्न्स रेज करती है, हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे फेस करते हैं इंडिया के अंदर। एज एन इंडियन आप बताओ, जस्ट रिसेंटली अभी कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कहीं पे पुल गिर जाता है, कहीं पे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर बेसमेंट में गटर के पानी में डूब के मर जाते हैं, कहीं फ्लाईओवर गिर जाता है, कहीं एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, कहीं डॉक्टर्स का रेप हो जाता है और कहीं चलते फिरते लाइक दिस एक बाइकर की मौत हो जाती है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में एक डेवलप्ड और रिस्पॉन्सिबल और एडवांस डेमोक्रेसी या इकोनॉमीज़ में? एंड वी हैव टू गो बैक टू आवर इनिशियल ओपनिंग ऑफ द वीडियो कि
आखिरकार इतने सारे हमलों के बाद भी इंडिया में कोई रह क्यों नहीं पाया? इंडिया में किसी ने अपने आप को इस्टेब्लिश क्यों नहीं करा? चाहे वो मंगोल्स हों, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो ग्रीक्स हों, कोई क्यों इंडिया के अंदर अपनी इस उपस्थिति को दर्ज नहीं करा पाया? ऐसी क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? इस शेर में जो इकबाल ने हमें नहीं बताया कि ऐसी क्या बात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या बात है। वो बात ये है कि इंडियंस हैं एक नंबर के ढीठ। हम लोग इतने ढीठ हैं अपनी आदतों को लेकर कि हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। चाहे वो क्लीनलीनेस की बात हो, चाहे वो बिहेवियर की बात हो, चाहे वो पेरेंटिंग की बात हो, अपने किसी भी कस्टम्स को लेके वी आर वेरी रिजिड एंड वेरी स्ट्रिंजेंट। हम लोग बिल्कुल एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह हैं जो कि इतना ढीठ हो गया है कि इंसान उसे ठीक कराते कराते अपने आप हार मान लेता है, कहता है कि कुछ नहीं होने वाला, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो अपने हाल पे, ही इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। और दिक्कत ये है कि इंडियंस चेंज होना ही नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम उसी कचरे में रहें, हम लोग हमेशा कचरा बाहर फेंकें, हम गंदगी में रहें, अपने आप को साफ ना रखें और हमेशा अपने से नीचे वालों को कोसते रहें और अपने से ऊपर वालों से जलते रहें, जैसे कि हमारी पूरी कंट्री करती है। आई मीन लुक एट इट। हम किसको नसीहत देते रहते हैं बैठ के? पाकिस्तान को, कि भाई ये देखो कितना बुरा हो रहा है वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे मॉल लूट लिया, वहाँ देखो वहाँ पे बम फूट गया, वो देखो वहाँ पे इंसान को जला दिया। यार तुम किसको नसीहत दे रहे हो? पहले ये तो देखो तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। वो हमारे आसपास कहीं स्टैंड भी नहीं करता है और हम उस कंट्री को हमने अपना टॉकिंग पॉइंट बनाया हुआ है। हम उसके बारे में दिन रात बातें करते रहते हैं और जब बात आती है चाइना की डेवलपमेंट की तो हम उसको बोल देते हैं कि अरे ये तो कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से हुआ है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ये लोगों ने ये नहीं करा, इन्होंने वो नहीं करा। द थिंग इज़ दैट वी डोंट वांट टू इम्प्रूव, वी वांट टू रिमेन एज वॉट वी आर। हमें ऐसा लगता है कि हमने पास में बहुत अचीव कर लिया है, हम लोग तो सोने की चिड़िया थे, हमसे कोई आगे नहीं था। तो अगर तुमसे कोई आगे था ही नहीं, तुमसे कोई एडवांस था ही नहीं, तो तुम्हें कैसे सब लोग लूट लूट के ले गए? कैसे तुम्हें हर बार इन्वेट कर करके मारते थे और फिर तुम्हारा सारा सामान लेके चले जाते थे? हम लोग तो सबसे आगे थे ना, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी थी, हमारा साइंस इतना बड़ा था, तो हम लोग उनसे जीत क्यों नहीं पाए? वाई वी हैड लेट देम टू स्टील आवर थिंग्स? हमारा सोना, हमारा हेरिटेज, हमारे स्क्रिप्चर्स क्यों हमने लूटने दिया? बिकॉज देयर वॉज समथिंग दैट वी वर लैकिंग, जो अभी भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। लोगों को लगता है कि राम राज्य में तो इंडिया सोने की चिड़िया था, इंडिया से कोई मुकाबला ही नहीं था। नहीं, द्वापर युग में, महाभारत के टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा महान था। नहीं, ब्रोंज एज में, गोल्ड एज में, आयरन एज में इंडिया सबसे आगे था, इंडिया से कोई मुकाबला नहीं था। मुगल्स के टाइम पे इंडिया सबसे आगे था, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं था। अरे आप कोई भी एरा उठा के देख लो, कोई भी सेंचुरी उठा के देख लो, इंडिया हर सेंचुरी में लूटा है। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ अपना धन लुटाया है। और किस रीज़न से? अपनी आदतों की वजह से। इंडियंस डोंट वांट टू चेंज। और हो सकता है कि कोई अगर देखे तो इस पे हेट कमेंट्स भी करे, डेफिनेटली, बट आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील होता है और जितना कि मैंने देखा है और पढ़ा है, मैं उस बेसिस पे बातें कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आदतें हमें पीछे रख रही हैं। वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें कभी इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कि हमारी जो सारी फिलोसफीज़ हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। दे डू नॉट टच अपॉन द रैशनल साइंटिफिक थॉट, दे डोंट टेल अस इन अ रैशनल वे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। आई नो बहुत लोग बोलेंगे गीता पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आई नो, मैंने पढ़ा हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे आसपास के तुम्हारे बिहेवियर के बारे में। तुम्हें सड़क पे कूड़ा फेंकना चाहिए या नहीं, ये गीता में नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई। तुम्हें रॉन्ग साइड गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं, ये गीता में नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें अच्छे पुल बनाने चाहिए या नहीं, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से बनाना चाहिए या नहीं, तुम्हें साइंटिफिक थॉट डेवलप करना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है। दीज आर ऑल द कॉमन सेंस थिंग्स। और ये सब आपके एथिकल और मोरल बिहेवियर पर डिपेंड करता है, जो कि एक्चुअल फिलोसफीज से डेवलप होते हैं, जो हमारे इंडिया में आज तक नहीं हो पाया है। नो मैटर हाउ मच यू क्रिटिसाइज द वेस्ट, बट वन थिंग दैट दे हैव गॉट राइट इज टू टीच देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी इनिशियल एज अबाउट द रैशनल थॉट, क्रिटिकल थिंकिंग। दैट्स व्हाट दे टीच। उन्हें समझ में आता है कि सही और गलत क्या है दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। यू कैन टेल मी, आई मीन वो यूट्यूबर इंडिया में आया, उसने कुछ भी बोला अपने वीडियो में, उसने इंडिया को दिखाया, उसने कई जगह इंडियन पीपल के बारे में अच्छा ही बोला और कई जगह इंडिया की जो बुरी चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट किया। बट एट द एंड इंडियन लोगों ने उसके बारे में क्या कहा? इसको अरेस्ट करवा दो, इसका वीज़ा कैंसिल कर दो, इसको बैन कर दो, इंडिया में मत आने दो।
इसने कैसे बोल दिया? दिस इज वन ऑफ द साइन दैट प्रूव्ड हिम राइट कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं बदला है। वी डोंट हैव टॉलरेंस, वी डोंट हैव डिस्कशंस, वी डोंट हैव रैशनल थॉट। हमें आता ही नहीं है सोचना कि कैसे सोचते हैं। आई मीन यू कैन से कि नए लोग अब ऐसे नहीं है। न्यू जनरेशन इज वेरी डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में अगर 10-20 लाख लोग चेंज भी हो जाए ना, बदल भी जाए, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। द थिंग इज दैट हम फंडामेंटली ग्राउंड लेवल पे चेंजेस कैसे लेके आए जिससे कि बड़ी मात्रा में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इफेक्ट हो, उनकी थिंकिंग बदले अपने आसपास को लेके। हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, दूसरे की प्रिवेसी क्या होती है, ये सब हम कब पढ़ाएंगे अपने लोगों को? और हमेशा लोग कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इशू है। अरे इंडिया की पॉपुलेशन इशू नहीं है, इंडोनेशिया भी तो पॉपुलेटेड है, जापान भी तो पॉपुलेटेड है, टोक्यो अभी भी दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। हाउ कैन वी से कि इंडिया में पॉपुलेशन है इसलिए हम लोग चेंज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है? अरे ये सेम वही थॉट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। हम सिर्फ रीजन देके क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहते हैं। ये रीजन है, इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। ये रीजन है, इसकी वजह से मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। अरे रीजन बहुत सारे मिल जाएंगे चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, मगर एक रीज़न तो ढूंढ लो उसको ठीक करने के लिए, बजाय कि सबको सिर्फ ये बोलने की इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। अरे भाई उस बंदे ने तुम्हारे कैपिटल सिटी को विजिट किया है भाई। पाकिस्तान की भी कैपिटल सिटी इंडिया से बेटर है, कभी सर्च करके देख लेना यूट्यूब पे। इनफैक्ट सीरिया की कैपिटल सिटी भी हमसे बेटर है, इंडोनेशिया की भी बेटर है। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे कैपिटल सिटी में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो गटर के पानी में डूब के मर जाते हैं। कैसी कंट्री बनाई है हमने? वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्फ। सो होपफुली इसको नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं कंटिन्यू करूंगा, बट फॉर नाउ दैट्स ऑल इन दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड टिल देन पीस, टेक केयर।